चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। ओके, हमने प्रेजेंट की शुरुआत भी सबसे पहले इंडेफिनिट से की थी, इसी तरह पास्ट की शुरुआत भी इंडेफिनिट से ही होगी। पास्ट इंडेफिनिट करता क्या है? पास्ट इंडेफिनिट हमको दिखाता है इट शोज इवेंट्स, हैपनिंग्स, सिचुएशंस बोल सकते हो आप इनको, एक्शंस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इट शोज इवेंट्स, हैपनिंग्स दैट टुक प्लेस इन पास्ट। ये उन घटनाओं के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में, उन मोमेंट्स के बारे में बताता है जो पास्ट में हो चुके हैं। चार्ट आपको याद होगा, हमने प्रेजेंट में सीखा था। सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास में होता है अफर्मेटिव। देखिए ये चार्ट जो है मैं आपको शुरुआत में ही दिखाऊंगी, उसके बाद से कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का पैटर्न हमने बदल के सीखा था। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है जिसको हम इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं, और नेक्स्ट होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ओके जी, तो इस चार्ट को अपने दिमाग में रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद से हमने पर्सन्स बांटे थे। सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, चलिए आपका डेफिनेशन और ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में मैच ना हो जाएं तो हमने ये बीच में लाइन खींच दी। ऊपर तक आपका डेफिनेशन है, अब आपने सब्जेक्ट का बाइफर्केशन कर दिया। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और आपका सब्जेक्ट जो होता है प्लूरल होता है। ये मैंने आपको प्रेजेंट में बताया, बहुत बार बताया। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अफर्मेटिव स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। ओके, फिर हमने सब्जेक्ट बाइफरकेट किए थे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो होता है ही, शी, इट या फिर नेम्स, और अगर वो प्लूरल है तो वो होता है आई, वी, यू और दे। ठीक है जी। अब अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो आपको याद रखना है अफर्मेटिव में आता है V2, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में तो आपके पास में क्या था? प्रेजेंट में आपके पास में सब्जेक्ट सिंगुलर था तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही चलेगी। नेगेटिव में प्रेजेंट में क्या था? डू और डज था ना, डू और डज से बना दो डिड नॉट, और याद रखो डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकंड नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगेन यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं है, सिंगुलर के साथ भी डिड नॉट और प्लूरल के साथ भी डिड नॉट। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था, जब भी आपकी स्टेटमेंट प्रश्नवाचक हो, क्वेश्चन मार्क का इंडिकेशन करे, तो हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग पे रख दो। तो बिगिनिंग में ले आओ डिड को, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और इंपॉर्टेंट क्या है? साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। सेम गो विद आपके प्लूरल के साथ में, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में हमने क्या सीखा था? नेगेटिव में हमने सीखा था सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट को ऐड करना है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क मेंटेन रहेगा। सेम इज गो विद प्लूरल के साथ, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका चार्ट रेडी हो गया, जिसमें हमने सीखा कि प्रेजेंट की तरह इसमें कोई हौच पौच नहीं है। प्रेजेंट में हमारे पास में सिंगुलर प्लूरल है तो एस और ईएस लगाओ, डू और डज लगाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो V2 ही लगाना है, नेगेटिव में डिड ही लगाना है। चलिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा आई प्लेड क्रिकेट, फुल स्टॉप। दिस इज सिंपल। नेगेटिव कर दो इसको, आई डिड नॉट
प्ले, अब यहाँ प्ले नहीं लगाना, प्ले लगाना है क्योंकि आपने लिखा है कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी को क्वेश्चन मार्क में बदल के देखते हैं। डिड आई प्ले क्रिकेट, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। आई शुड राइट इट इन रेड आई गेस, क्योंकि आपका जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो पहले से ब्लू में है। तो डिड आई प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, और इसी को नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं करना, बस डिड आई के बाद नॉट ऐड कर देना है। डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्या याद रखना है आपको? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में हुए घटनाक्रम के बारे में, इवेंट्स के बारे में, हैपनिंग्स के बारे में, सिचुएशंस के बारे में बताता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंपल फॉर्मेट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, नेगेटिव में डिड नॉट चलाएगा, लेकिन डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ये आपका इंट्रोडक्टरी चार्ट रेडी हो गया। अब चलिए, अब सिंपल पास्ट के टेबल को समझने के बाद बात करते हैं सिंपल पास्ट के यूसेजेस की। जब हम सिंपल पास्ट के यूसेजेस की बात करते हैं, यू नीड टू रिमेंबर सिंपल पास्ट कहाँ आता है। सबसे पहले सिंपल पास्ट आता है रीसेंट एक्शंस। रिसेंट एक्शन स्टैंड्स फॉर जो एक्शन अभी अभी खत्म हुए हैं। हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, व्हेन इट कम्स टू द वर्ड रिसेंट और रिसेंटली, उसका मतलब होता है वो एक्शन हो चुके हैं। रिसेंट कभी भी ऑन द स्पॉट प्रेजेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। रिसेंट या रिसेंटली मतलब एक्शन हैज बीन डन। तो रिसेंट एक्शन, जो एक्शन अभी अभी हुए हैं। अब जब हम रिसेंट वर्ड की बात करते हैं तो इसमें हम क्या क्या वर्ड ले सकते हैं? इसमें हम ले सकते हैं लास्ट नाइट, yesterday, previous day and words like that। ऐसे वर्ड्स आप इनमें ले सकते हो। जैसे मैंने एक्शन लिखा, पहली एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख दी, my friend came to meet me yesterday। Now yesterday stands for what? Yesterday stands for बीता हुआ कल, कि मेरी फ्रेंड मुझे कल मिलने आई थी। अब कल इतना पुराना कल नहीं है, आज के पहले ही तो गया है। रिसेंट एक्शन, माई फ्रेंड केम टू मीट मी yesterday। तो पहला एक्शन क्या हो गया पास्ट का? रिसेंट एक्शंस दिखाता है। दूसरे एक्शन में हम इसको क्या याद रखेंगे? दूसरे एक्शंस में हमें दिखाता है पास्ट हैबिट्स, ऐसी आदतें जो आप पहले करते थे, ऐसे काम जो पहले आपकी लाइफ का हिस्सा थे अब नहीं है। जैसे आई प्लेड फुटबॉल ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। तो जब उसने लिख दिया दैट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, इसका मतलब ये है कि अब वो स्कूल नहीं जाता, और अगर अब वो स्कूल नहीं जाता है तो बट ऑब्वियस स्कूल जो है उसका पास्ट है। तो वो क्या कह रहा है कि अपने स्कूल के दिनों में वो फुटबॉल खेला करता था। उसके बाद से जो लास्ट एक्शन होता है सिंपल पास्ट का, वो होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो भी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो सिंपल पास्ट में लिखी जाती हैं। सबसे इजी जो इवेंट है जिसे हम रिकॉल कर सकते हैं कभी भी, वो है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये सबसे इजी फॉर्मेट है हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात करने का। क्यों? क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड लेवल पे हिस्ट्री है ना, कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन 1971, 1999 कारगिल वॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द डेट। तो हमें याद रखना है सिंपल पास्ट के यूसेजेस में सबसे पहले आता है रिसेंट एक्शन, जो एक्शन हाल फिलहाल में खत्म हुए हैं। पास्ट हैबिट्स, जो आप किया करते थे एक्शंस अब नहीं करते हैं। और लास्ट में हिस्टोरिकल इवेंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ओके,
अब हमको याद होना चाहिए, हमने प्रेजेंट में बहुत अच्छे से इस चीज़ पे बात की थी कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है V4, जिसको हम V1 प्लस ing से दिखाते हैं, और प्रेजेंट में V4 के साथ लगता था इज एम आर, यहाँ पे लगेगा वॉज वर V4 प्लस ing। ओके जी, आपके टेंस के हम चार्ट को अगर हम बनाएं तो सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, और लास्ट में क्या होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ओके जी, ये हमारा टेंस का सब बाइफर्केशन है। इतना तो हमें अब तक याद हो गया है। अब हमें बस रूल अप्लाई करना है। सिंपल अफर्मेटिव में क्या आएगा, वॉज वर V4। अब आपको इतना बाइफर्केशन खुद से याद रहना चाहिए कि वॉज जो होता है वो एक वचन के लिए होता है जिसको हम सिंगुलर कहते हैं, और वर जो होता है वो बहुवचन के लिए होता है जिसको हम प्लूरल कहते हैं। नेगेटिव का बाइफर्केशन हमारा कैसा बनेगा, बहुत आसान, वॉज नॉट और वर नॉट, साथ में V4। उसके बाद से इंट्रोगेटिव में मैं आपको हर बार सिखाती हूँ, जब भी इंट्रोगेटिव आए अपने हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में ले लीजिए, वॉज वर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में V4, उसके साथ में ऑब्जेक्ट। अब बात आ रही है आपके नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, पैटर्न वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, उनके बाद में सब्जेक्ट, उनके बाद में नॉट, उनके बाद में V4 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए फटाफट से इनके एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंपल एग्जाम्पल। नेगेटिव कैसे बनेगी, राधा वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वर दे टॉकिंग अबाउट मी, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, दे ज़्यादा हैं इसीलिए वर लगाया, इसी को ही नेगेटिव कर दीजिए। वर दे नॉट टॉकिंग अबाउट मी। ये आपका चार्ट आपके सामने रेडी है। इनको याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना ही लगाना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ ing बोलो या V4 बोलो, बात सेम है। आपको इज एम आर की जगह पे वॉज वर्क को रिप्लेस कर देना है। अफर्मेटिव में स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव में वॉज वर्क के साथ में नॉट है, इंट्रोगेटिव में वॉज वर्क जो है बिगिनिंग में है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वॉज वर्क के साथ में नॉट लगा है। ठीक है, अब हम कंटिन्यूअस के यूसेजेस की बात करते हैं कि प्रेजेंट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं यूसेज की कि हमको प्रेजेंट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस को कहाँ यूज करना है, तो कंटिन्यूटी तो ये दिखाता ही है, तो एक एक्शन इनका कॉमन हो जाएगा। कौन सा एक्शन, that was going on in the past। ऐसे एक्शन जब आप पास्ट में उनकी बात करो कि मैं जिस समय की बात कर रहा हूं या कर रही हूं उस समय ये एक्शन लगातार हो रहा था, जैसे I was teaching in my class। तो क्लास में बट ऑब्वियस जब टीचर एक बार एंट्री करता है वो उतना टाइम तो नॉन स्टॉप पढ़ाते हैं जब तक पीरियड खत्म नहीं हो जाते। तो एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट सिंपल पास्ट में आते हैं, जैसे
माई फादर वॉज टॉकिंग टू माई मदर। तो फादर क्या है, मम्मी से बात कर रहे थे। अब 1 सेकंड में तो बात नहीं होती ना, बात करने के लिए मिनिमम वी टेक 1 मिनट, अपनी बात करते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय पापा जो हैं मम्मी से बात कर रहे थे। तो पहला एक्शन हमने क्या सीख लिया, एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि मतलब जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय वो एक्शन ऑन गोइंग था, वो एक्शन हो रहा था। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम बात करते हैं एक्शन की, तो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, दैट इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना, स्लोली स्लोली बढ़ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, इट वॉज ड्रिजलिंग व्हेन आई केम आउट। जब मैं बाहर आई तो उस समय क्या हो रहा था, ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग बूंदाबांदी ही धीरे धीरे बरसात में बदल जाती है। जैसे नाइट वॉज गेटिंग डार्क व्हेन दे अराइव्ड। तो मैंने ये नहीं कहा कि वो आधी रात को आए, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो शाम को आए, मैंने ये कहा कि नाइट वॉज गेटिंग डार्क, मतलब अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था, मतलब रात और गहरी रात में या आधी रात में बदल रही थी जब वो आए। देखिए ये हमारा पहला जो यूज था उसके ऑपोजिट है। पहले में क्या आपने बोला कि एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, दूसरे में हम क्या बोल रहे हैं कि कंटिन्यूटी तो है लेकिन स्पीड जो है थोड़ी स्लो है, एक्शन ग्रेजुअली मूव हो रहा है, स्लोली मूव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस में, तो इसका तीसरा यूज क्या होता है, इसका तीसरा यूज होता है एक्शन which was going on before another action। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप दो एक्शंस की बात करेंगे और एक एक्शन दूसरे एक्शन के पहले हो रहा होगा। जैसे I was having my lunch when the bell rang। देखो मैं अपना खाना खा रही थी जब घंटी बजी। अगर आपको अभी आपने ये ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने आपको पहले एक्शन में लिखाया है कि माय फादर वाज टॉकिंग टू माय मदर। हम वही एग्जाम्पल को लेके इसमें बदलने की कोशिश करते हैं कि सिंपल कंटिन्यूअस को इस फॉर्मेट में दिखाया जा सकता है क्या। तो एग्जाम्पल थी, माय फादर वाज टॉकिंग टू my mother when I entered। देखो बन गया, मेरा एंटर होने के पहले ही जो एक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था, पापा मम्मी से बात कर रहे थे। तो जब दो एक्शन हो रहे हो, दूसरे एक्शन के पहले जो एक्शन कंटिन्यूटी में हो उसको क्या कहते हैं, पर कंटिन्यूअस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे सपोज हम एक क्लास में हैं, आपके आने से पहले ही मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपका एक्शन दूसरा, मेरा एक्शन आपके एक्शन के पहले से हो रहा है कि जब आप आए तब मैं पहले से ही पढ़ा रही थी। ठीक है, तो इसको भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती हैं उसको भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, और जो हमारे पास्ट के कंटिन्यूअस एक्शन होते हैं उनको तो हमको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस। नाउ लेट्स मूव टू द पास्ट परफेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट के लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि इसकी पहचान क्या होगी, आपको बस याद रखना है पास्ट परफेक्ट में V3 का यूज़ होता है किसके साथ में,
हैड के साथ में। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर, सब्जेक्ट कैन बी प्लूरल, डजेंट मैटर, आपको हैड ही लगाना है। आपकी स्टेटमेंट अफर्मेटिव में होगी तो स्टेटमेंट, जैसा कि हम बाइफर्केशन अभी तक करते आए हैं, सबसे पहले आता है अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव और लास्ट में आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको V3 और हैड को याद रखना है। जैसे आई हैड डन माई वर्क, सिंपल। नेगेटिव, आई हैड नॉट डन माई वर्क। इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने आपको हर बार बताया है कि इंट्रोगेशन में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाता है। तो हैड आई डन माई वर्क, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नॉट लगा दो, हैड आई नॉट डन माई वर्क। तो परफेक्ट में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसमें लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, जस्ट दिमाग में रखिए हैड और V3। तो ये आपके परफेक्ट का बेसिक पैटर्न था। अब हम बात करते हैं परफेक्ट यूज़ कहाँ पे होता है। दिखने में तो आसान सी बात है कि हैड और V3 का यूज़ करना है, लेकिन हैड और V3 का यूज़ किस किस तरह से करती है लैंग्वेज, उसके बारे में हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। सबसे पहले two simultaneous actions in past। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर पास्ट में कोई ऐसे काम हुए हैं दो जो एक के बाद एक हुए हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट एक्शन जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो सेकंड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। याद रखिए, हमने लिखा है टू साइमल्टेनियस एक्टिविटीज, मतलब एक के बाद एक एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी आपको। बहुत पुरानी एग्जांपल्स ले रही हूं ताकि आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट before I reached the station। मेरे पहुंचने के पहले ही ट्रेन चली गई। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? ट्रेन का जाना। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये साइमल्टेनियस एक्शन कैसे हुआ, तो अगर मैं कह रही हूँ बिफोर आई रीच्ड, मतलब मैंने ट्रेन को जाते हुए देखा, चाहे सुना, कुछ ही समय का गैप रहा, लेकिन ट्रेन मेरे पहुंचने के पहले चली गई। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। डॉक्टर के पहुंचने के पहले ही पेशेंट मर गया, क्योंकि अगर डॉक्टर पहले पहुंच गया होता तो शायद पेशेंट को बचा सकता था। तो पेशेंट का मरना पहली एक्टिविटी। तो आप इसके यूसेजेस में पहला पॉइंट याद रखेंगे कि टू साइमल्टेनियस इन द पास्ट, पास्ट की ऐसी दो एक्टिविटीज जो एक के पीछे एक होती हैं, उनको हम पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में रखते हैं। पहली एक्टिविटी पास्ट परफेक्ट में होती है। ओके, अब इसके बाद से इसका दूसरा यूसेजेस क्या है? इसके दूसरे यूज में आपको याद रखना है, लैंग्वेज यूज करती है कंडीशनल क्लॉजेस को। कंडीशनल क्लॉजेस, कंडीशनल का मतलब क्या होता है? स्थिति बनेगी, विशेष किस्म के हालात बनेंगे, जिन हालातों को परफेक्ट जो है हमारा टेंस मीट करेगा। जैसे मैं अगर हिंदी में बोलूं कि अगर मैंने बस देखी होती तो मैं ज़रूर तुम्हें सड़क पार करने से रोक लेती। ठीक है, कंडीशन है, मैंने बस देखी नहीं तो मैं कैसे तुम्हें रोकूं? तो मैं यहाँ पे कैसा फॉर्मूला चलाऊंगी? आपका फॉर्मूला चलेगा इफ प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ। जैसे इफ आई हैड सीन द बस, तो ये कंडीशनल क्लॉज बनेगी कैसे? ये सिचुएशन है कि अगर मैंने बस देखी होती तो मैं क्या करती, क्या कंडीशन बनती, क्या स्थिति बनती, उसको मीट करने के लिए आपका फॉर्मूला कैरी फॉरवर्ड होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडाल वर्ब, जिसमें आप मॉडाल की जगह पे याद रख लेंगे वुड, प्लस हैव प्लस V3, यहाँ पे मॉडाल वर्ब के नाम पे वुड ही आता है। तो इफ आई हैड सीन द बस आई वुड हैव स्टॉप्ड इट फॉर यू। अगर मैंने बस देखी होती तो मैं डेफिनेटली हाथ देख के उसे रोक देती तुम्हारे लिए। कंडीशन क्या है? अगर बस देखी होती, मैंने बस देखी ही नहीं तो उसे रोकूं कैसे? जैसे इसकी एक एग्जांपल हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इफ यू हैड स्टार्टेड अर्लियर, अगर तुमने ये जो भी काम तुम कर रहे हो, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया होता, यू वुड हैव डन विद इट। तो अगर तुमने इसे जो है जल्दी शुरू किया होता तो अब तक ये खत्म हो गया होता। खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि तुमने शुरू ही नहीं किया था टाइम रहते। तो ये कंडीशन है कि ये किया होता तो ये हो जाता, तुमने ये नहीं किया इसीलिए ये नहीं हुआ। तो कंडीशंस को मीट करने के लिए लैंग्वेज परफेक्ट टेंस का यूज करती है, जिसमें आपने फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट हाफ में हैड के साथ में V3 चलना है। ये देखिए हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, और सेकेंड हाफ में मैंने लिखा था मॉडाल, और मैंने आपको कहा था कि वुड ही आता है। तो देखिए यहाँ पे भी वुड लिखा है, यहाँ पे भी वुड लिखा है, वुड के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रहा आपका हैव, ये स्टॉप्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये रहा हैव और ये डन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये आपका पास्ट परफेक्ट का दूसरा यूज हो गया। पहला हमने क्या सीखा? टू साइमल्टेनियस एक्टिविटीज इन द पास्ट। दूसरा हमने क्या सीखा? दूसरा हमने सीखा कंडीशनल क्लॉजेस। तीसरा हमने सीखा एडवर्बियल क्लोजेस। एडवर्बियल क्लोजेस में आपको क्या करना है? आपको कुछ वर्ड्स को दिमाग में रख लेना है। वो वर्ड अगर स्टेटमेंट में दिख जाएं तो आपको ऑलवेज परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। जैसे नेवर, टिल, सिंस, जस्ट, एटसेट्रा, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा आई हैड just finished my lunch। देखिए had just लिखा है ना, और मैंने एडवर्बियल क्लोजेस में just को ऐड किया है, ये रहा just। तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में लिखा। जैसे I had never seen such a ब्यूटीफुल गर्ल। ये देखिए मैंने अपने एडवर्बियल क्लॉजेस में जो है नेवर को ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? नेवर के साथ में मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया। इसके अलावा और भी ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे आप इसमें एवर ऐड कर सकते हो, इसमें एवर भी होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। आपको एडवर्बियल क्लॉजेस इजीली एडवर्ब के चैप्टर में मिल जाएंगे, और जब आप एडवर्ब का चैप्टर देखेंगे उसमें भी आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो एक बार रिव्यू लेते हैं, पास्ट परफेक्ट क्या क्या करता है। पास्ट परफेक्ट टू साइमल्टेनियस एक्टिविटीज को दिखाता है, कंडीशनल क्लॉजेस को दिखाता है, और तीसरा हमने यह भी सीखा एडवर्बियल क्लॉजेस को दिखाता है, जिसमें कुछ वर्ड टारगेटेड है। अगर वो वर्ड आपको स्टेटमेंट में दिखते हैं तो आपको अपनी स्टेटमेंट को पास्ट परफेक्ट में रखना होता है। नाउ आफ्टर पास्ट परफेक्ट लेट्स मूव टू द परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
Now let's move to the last phase of past tense, that is past perfect continuous. ओके जी, अब जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था उसमें हमने अच्छा लंबा खासा डिस्कशन किया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता कैसे है। परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस को ब्लेंड करके। तो चलो इसमें भी ब्लेंड करते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, V4, जिसे हम कहते हैं V1 प्लस ING। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आपने इंट्रोडक्शन में सीखा है, तो चलिए लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, हम अपने ब्लेंड को मिक्स करके परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लेंगे, प्रेजेंट टेंस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से सीखा है, तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब में आएगा हैड और मेन वर्ब में आएगा V4, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम हेल्प लेंगे बीन की। और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझाया था व्हाई बीन, बिकॉज बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद से आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और हमने प्रेजेंट में सीखा था कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम सिर्फ परफेक्ट या सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस चला रहे हैं। तो मैंने आपको सिखाया था, इसमें आपको लैंग्वेज सपोर्ट करेगी, लैंग्वेज आपको टाइम का फॉर्मेट देगी। फिर हमने सीखा था कि टाइम अगर एक्यूरेट हुआ, जिसको बाय वॉच बाय कैलेंडर किसी भी तरह से एक्यूरेसी से कंफर्म किया जा सकता है, तो हम ऐसे टाइम के लिए यूज़ करेंगे सिंस का। लेकिन अगर आपका टाइम जो है एक्यूरेट नहीं होता है, इर्रेगुलर होता है, तो हम यूज करेंगे सिंस की जगह पे फॉर का। ओके, तो एक एग्जांपल लिख के देख लेते हैं फटाफट से, क्या बनेगी, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2012। तो देखिए 2012 तक मैंने इस कॉलेज में पढ़ाया है, तो सिंस 2012 क्यों लगा है, क्योंकि 2012 एक्यूरेसी है, आपको ईयर की एक्यूरेसी मिली है कि किस साल तक पढ़ाया है। और हैड बीन का मीनिंग क्या होता है, हैड बीन का मीनिंग होता है परफेक्ट और कंटिन्यूटी का ब्लेंड करना। अब बारी आती है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखा है। तो अब यूसेजेस की अगर हम बात करें, अगर हम ये देखें कि हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज़ कहाँ करना है, तो इसका सबसे पहला यूज़ कौन सा है, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट। मतलब जिस समय शुरू हुआ उस समय खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी थोड़ी देर तक चलता रहा, कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन प्रेजेंट तक नहीं चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, माई फादर हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1997। तो देखो फादर जो हैं कब तक काम करते रहे इस कंपनी में,
1997 तक काम करते रहे। तो हैड बीन का मतलब फादर अब उस कंपनी को छोड़ चुके हैं, और छोड़ा भी कब? 1997 में। तो दोनों एक्टिविटीज हो गई, फादर कंपनी छोड़ भी चुके और जिस साल छोड़ा वो साल निकल भी चुका है। जैसे एक और देख लो, माई ब्रदर had been my brother had been living in this house before he went abroad। क्या लिखा हमने कि मेरा जो भाई है वो इस घर में तब तक रहता रहा जब तक वो अब्रॉड नहीं गया। तो देखो हैड बीन का मतलब क्या है? वो रहता था, अब नहीं रहता, तो एक एक्टिविटी हो गई। और वेंट का मतलब अगेन ये पास्ट है, मतलब अब वो अब्रॉड जा चुका है, अब वो इंडिया में भी नहीं है। तो दो एक्टिविटीज दोनों पास्ट की। तो हमने क्या लिखा कि दो एक्टिविटीज पास्ट की और एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी तक, मतलब एक एक्टिविटी के दूसरी एक्टिविटी तक जाने के बीच में लंबा चौड़ा टाइम का गैप है, लेकिन दोनों की दोनों है पास्ट में और दोनों की दोनों अब नहीं है, समवेयर इन द पास्ट खत्म हो चुकी हैं। जैसे मेरा भाई इस घर में रह भी चुका क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रहता, और यहाँ क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो बाहर जा चुका है। तो दोनों एक्टिविटीज हो चुकी। मेरे पापा ये कंपनी छोड़ चुके हैं, मतलब अब वो वहाँ काम नहीं करते, तो जब करते थे वो उनका पास्ट है, और छोड़ा भी कब? 1997 में। तो 1997 भी जा चुका है। तो आपको याद रखना है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट। ओके, तो इसके बाद से, इस यूसेज के बाद से हमारे पास में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका दूसरा यूज आता है। दूसरा यूज बहुत इंटरेस्टिंग है, हम सब इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। क्या करते हैं हम इसमें? ड्रॉ कंक्लूजन्स। हम सबको कंक्लूजन निकालने की आदत होती है ना, हम सब बड़ी जल्दी कंक्लूजन, किसी बात के नतीजे पे तुरंत पहुंच जाते हैं, सुन के तुरंत डिसीजन मेकर बन जाते हैं, है ना। तो जब हम किसी भी बात का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। जैसे राम्स आईज आर रेड, Ram's eyes are red. He had been burning midnight oil। अब हम सबको पता है कि बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? मिडनाइट ऑयल को बर्न करने का मतलब होता है देर रात तक जागना। तो हमें नहीं पता कि राम की आंखें क्यों लाल है ना। रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है फिजिकली फिट ना हो, उसको फीवर हो सकता है उसकी आंखों में कुछ एलर्जी हो, कुछ भी कारण हो सकता है। पर हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि आंखें बड़ी लाल लग रही हैं, रात को सोया नहीं होगा अच्छे से, देर रात तक जग रहा होगा। इसको बोलते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करना। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, योर ब्लड प्रेशर is high, you had been taking much salt। अब ब्लड प्रेशर हाई होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नमक खाना नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है तो हमने अपने आप से कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई है। क्यों? तुमने ज़्यादा नमक खाया होगा, तुम्हें ज़्यादा नमक खाने की आदत रही होगी, इसलिए तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। क्या पता व्यक्ति बेचारा ज़िंदगी भर डिप्रेशन में रहा हो, क्या पता उसको कोई ऐसी टेंशन रही हो जो कभी छूटी ही नहीं, इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो। बट चूंकि हमने इसका टाइटल ही लिखा है कि ये कंक्लूजन ड्रॉ करने के काम आता है, तो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आता है? जब हम उस एक्टिविटी की बात करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ऑन द स्पॉट खत्म नहीं हुई, लंबा समय चली और कुछ समय बाद खत्म हुई, ये आएगा। और दूसरा, जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं तब आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपका पास्ट, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब बारी आती है फ्यूचर टेंस की। लेट्स सी व्हाट फ्यूचर हैज़ फॉर अस।